લીપ ઇન્ડિયાનો આઈપીઓ આજથી ખુલી ગયો છે 11મી ઓગસ્ટ સુધી આ ચાલુ રહેશે. મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યું છે, પણ એની પહેલાં હું તમને એક હેડ્સઅપ આપી દઉં. આઈપીઓ આજથી ખુલ્યો છે 11મી ઓગસ્ટ સુધી તમે અહીંયા નિવેશ કરી શકશો. પ્રાઇસ બેન્ડ છે 151થી 159 રૂપિયા પ્રતિ શેર. ઇશ્યુ સાઇઝ છે 2480 કરોડની. અને અહીંયા જો આપણે જોઈએ તો પ્રમોટર હોલ્ડિંગ પણ છે અહીંયા. અને અહીંયા જે પોસ્ટ ઇશ્યુ જો પ્રી ઇશ્યુ જો જોઈએ તો અહીંયા પ્રમોટર હોલ્ડિંગ છે અને 95.7% અને એના પછી થોડું ઓછું થશે કારણ કે એક ઓએફએસ પાર્ટ છે ને એક ફ્રેશ ઇશ્યુ પણ છે. 2000 કરોડનો આપણે અહીંયા ઓએફએસ પાર્ટ છે અને બાકીનો તમને 480 સુધીનો તમને એક અહીંયા ફ્રેશ ઇશ્યુ છે. હવે વોટ ઇઝ ધ કંપની ડુઈંગ એના પર પણ આપણે નજર કરીએ. પણ એ એકચ્યુઅલી આપણે મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાઈ ગયું છે એને જ પૂછી લઈએ. તો સપ્લાય ચેઇન સોલ્યુશન સાથે આ જોડાયેલી લીપ ઇન્ડિયાનો આ જે આઈપીઓ છે કંપની દ્વારા ઓફકોર્સ અહીંયા ભંડોળ ભેગું કરવાની માટે અહીંયા આપણે કામકાજ જોઈ રહ્યા છીએ. અને કંપનીના ફાઉન્ડર અને એમડી સુનુ મેથ્યુ અને સીએફઓ રાજેશમ એલે. Did I say correctly? Yes. Okay. Okay. So welcome. So मैथ्यू जी पहले तो ये समझाएं कि आपका मॉडल क्या है, बिजनेस क्या है. पहले वो अगर जो आप व्यूअर्स को समझा दें. सबसे पहले प्रीति जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे और राजेशम जी को आपके CNBC बाज़ार में बुलाने के लिए और सारे गुजराती दर्शकों को जय श्री कृष्ण. सो मैडम ये हमारा कंपनी का जो नाम है इसका फुल फॉर्म है लीडिंग एंटरप्राइज इन एसेट पूलिंग. तो इसलिए हम लीप कहते हैं. तो हम एसेट पूलिंग की एक कंपनी है. ये बिज़नेस को वर्ल्ड में सिर्फ 5 कंपनी ने किया है, हम छठी कंपनी है. इंडिया में मोनोपोली बिज़नेस है, 90% के करीब हमारा मार्केट शेयर है. तो इसमें हम मैडम कोई लॉजिस्टिक्स कंपनी नहीं है, ये सबसे पहले क्लियर हो जाए कि हम कोई ट्रकिंग नहीं करते हैं, कोई वेयरहाउसिंग नहीं करते हैं, कोई रैकिंग नहीं करते हैं. कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट, कुछ हम खाते हैं, पहनते हैं, नहाते हैं, कुछ भी करते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो होता है वो सप्लाई चेन के 4 दौर से गुजरता है. उसमें 4 लोग होते हैं, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, 3PL, रिटेलर. अब वो रिटेलर रिलायंस रिटेल भी हो सकता है, अमेज़ॉन भी हो सकता है, कोई कमला मेडिकल भी हो सकता है. वहाँ से हम प्रोडक्ट खरीदते हैं और हम उसको यूज़ करते हैं. तो हम कहते हैं कि सपोज़ मैंने अपने पैलेट को कोई प्रीफॉर्म मैन्युफैक्चरर है उसको बड़ौदा में दिया, वो प्रीफॉर्म इस पैलेट पे रखता है, वो किसी कोला कंपनी में लेके जाता है. कोला कंपनी उस प्रीफॉर्म में हॉट एयर भरती है, बॉटल बनाती है, अपना कोला डालती है, वो किसी लॉजिस्टिक्स कंपनी को देती है. फिर वहाँ से वो मेट्रो में या किसी रिलायंस रिटेल में कहीं पे भी जाता है. जब वो पैलेट खाली हो जाता है तो हम उसको उठाते हैं, वापस प्रीफॉर्म वेंडर को दे देते हैं. सो अगर हम नहीं हैं तो सब लोग ये पैलेट खरीदेंगे. ये मिनिएचर पैलेट है, इसका साइज़ होता है 1200 बाई 1000. तो इसको हम कहते हैं एशियन पैलेट. सो यहाँ से लेके पूरा एशिया और यूरोप में 1200 बाई 1000 चलता है. अगर आप थोड़ा US की तरफ चले जाते हैं तो 1140 बाई 1140 का पैलेट होता है. तो ये पैलेट सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, 3PL, रिटेलर में घूमता है. अगर हम नहीं हैं तो सब अपना अपना पैलेट खरीदेंगे, तोड़ेंगे, फेंक देंगे. तो इफ़ वी आर ड्रिंकिंग एनीथिंग और उसका साइकिल टाइम सिर्फ 5 दिन का है तो 5 दिन में हम 5000 के पैलेट लैंडफिल में बर्बाद करते थे, जो कि 20-22 साल में वापस मिट्टी बनती है. तो हम सर्कुलर इकोनॉमी के चैंपियंस हैं. तो दूसरा छोटा एग्जांपल लीजिए कि मैंने रिसाइकलिंग भी होता है. बिल्कुल बिल्कुल. हम इसको रिपेयर करते हैं और इसको रिपेयर करते हैं. सपोज़ 5 साल में मैंने इसको 3-4 बार रिपेयर कर दिए तो ये वापस नया हो जाता है. तो इसकी जो उम्र है, जैसे हम 15 साल में इसको डेप्रिशिएट करते हैं, इसकी उम्र है 45 से 50 साल. अगर आप चेप देखेंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया की कंपनी जो लिस्टेड है वो 80-90 साल पुरानी कंपनी है. उसके पास 422 मिलियन पैलेट है 56 देशों में. और आज तक उन्होंने कहीं पे भी पूरे पैलेट को कार्ट ब्लांच चेंज नहीं किया है. तो हम कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू के बहुत ऊपर है. तो दैट इज़ द रीज़न हम लोगों को इतना इकोनॉमिक सेंस भी बनता है. प्लस हमारे पास 1100 कस्टमर है जो कि हम 10,000 लोकेशन पे फैले हुए हैं. तो आप हमारा पैलेट बद्दी से लीजिए, गुड़गांव छोड़ दीजिए, वहाँ से सिलीगुड़ी ले जाइए, फिर वहाँ से आप पटना ले जाइए, पटना से MP में, भोपाल में छोड़ दीजिए. हम इसको कलेक्ट और मैनेज करते हैं. ये किसी भी दूसरे कंपनी की बस की बात नहीं है कि वो अपना पैलेट कहीं दे और फिर अपनी ट्रक लगाए, लेके आए, फिर उसको काउंट करे. सो हम बोलते हैं कि आप ओपेक्स पे काम कीजिए, अपना कोर प्रोडक्ट बनाइए, कैपेक्स मत कीजिए.
क्योंकि कैपेक्स करेंगे तो फिर आपको उसको पूरा संभालना, तोड़ना, रिपेयर करना, सब कुछ करना पड़ेगा। तो जो भी विकसित देश है वो पूरा पैलेटाइजेशन पे काम करता है। हार्वर्ड में एक बहुत अच्छी सेइंग है कि कोई भी देश विकासशील देश से विकसित देश नहीं बना जब तक वो 100% पैलेटाइज नहीं करता है। अगर हम आज भी हाथ से ट्रक में सामान लोड करते रहेंगे तो उसका जेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा है और बहुत ही इनएफिशिएंट वे है लॉजिस्टिक्स को हैंडल करने का, और वो हमारे पूरे जीडीपी के ऊपर 5-6% का लॉजिस्टिक्स का बोझ ऐड कर देता है। तो ये हमारा बिजनेस है मैम। बल्ब, ब्लेड, बिस्किट, बैटरी, कोई कंपनी मल्टीनेशनल AAA रेटेड कस्टमर्स के साथ ही हम काम करते हैं। आप नाम लीजिए, दे आर अवर कस्टमर्स। और हमें 12 साल हो गए, 12.5 साल हो गए काम करते हुए। आज तक हमारा एक भी कस्टमर वी हैव नॉट लॉस्ट। सो एवरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी ऐसे मैं जैसे समझ रही हूँ विल रिक्वायर अ पैलेट। एब्सोल्युटली। फिर छोटे से बड़ा कुछ छोटे से बड़ा कुछ भी होने दो। और साइज डजंट मैटर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि ये पूरा लॉजिस्टिक्स इंजीनियरिंग का काम है मैम, तो हम पूरे कार्टन को स्टडी करते हैं और बताते हैं कैसे आपको इंटरलॉकिंग पैटर्न पे रखना है तो आप इसको ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं। पैलेट एक ही रहेगा। देखिए 12x10 का पैलेट है, अगर मैं डिफरेंट साइजेस के बनाने लग जाऊं, 50 डिफरेंट साइज के, तो पूलिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं यहाँ से चेन्नई लेके गया, ये पैलेट अब चेन्नई, अगर मेरे को ये उठा के लाना पड़ा वापस तो ये फिर बेकार बिजनेस है करने के लिए। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये पूलिंग का बिजनेस है और ये हमको वहाँ से उठा के लाना नहीं है, वहाँ हम ये दूसरे कस्टमर को दे देंगे। और दूसरी एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पैलेट हमारा 66% रेवेन्यू करता है। हमारा ऑटोमोटिव बिजनेस है जो 20% रेवेन्यू करता है, उसमें हम फोल्डेबल क्रेट देते हैं। तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर वो हमारे फोल्डेबल लार्ज कंटेनर में उस चीज़ को रखते हैं। तो जितने भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर और जितने भी OEM है वहाँ हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कोई बुश हो गया, शाफ्ट हो गया, हॉर्न हो गया, व्हील हो गया, स्टीयरिंग बेल्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी पैकेजिंग में ही जाती हैं। तो इससे भी ये पूलिंग में आता है। सपोज मैं क्रैंकशाफ्ट लेके चाकन से चेन्नई गया, फिर मैंने अपना FLC निकाला, वहाँ किसी को दे दिया, वो वापस कुछ सामान रख के वापस चाकन लेके आ जाएंगे। तो ये पूलिंग चलती है। अगर हम नहीं है, सब गत्ता यूज़ करेंगे, तोड़ेंगे, फेंक देंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अभी IPO क्यों? क्योंकि मेजर पार्ट तो OFS है, फ्रेश इशू बहुत छोटा है, प्रमोटर्स ले जा रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं पूरा, अगर समझा सके। नहीं, अगर हम लास्ट 10 साल से देखेंगे, हमारा कंपनी में प्राइवेट इक्विटीज इन्वेस्ट किए एंड जो भी इन्वेस्टर्स आए वो काफ़ी कंपनी में इन्वेस्ट किया और काफ़ी मुनाफा करके चले गए। जब 2023 में हम KKR को लेके आए, उन लोग वो कंडीशन भी लेके आए, नेक्स्ट 2-3 साल में हम IPO कर रहे हैं, बाज़ार में जाना है, हमारा रियल वर्थ हमको जानना था। वो बेसिस पे हम लोग अभी IPO लेके आए और उन लोग प्रमोटर है कंपनी में सोनू बोस के साथ, और वो नेक्स्ट 3 साल तक उन लोग नहीं बेच सकते अपना स्टेक। तो जो भी अभी पैसा उन्होंने बिजनेस में जो डाला है उतना पूरा नहीं, थोड़ा तो पैसा लेके जा रहे हैं, बाकी सब कंपनी में रहेंगे उन लोग। और जितना हमारा 2480 करोड़ का है, 2000 OFS है एंड 480 जो है प्राइमरी है, वो कंपनी में आने वाला है। उसमें से 360 करोड़ रुपए जो है हमारा जो एग्जिस्टिंग जो डेट है हम वो रिटायर करेंगे। उससे हमारा जो इक्विटी टू डेट जो है 0.6% पे आएगा, तो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगा, तो वो हेल्प हो जाएगा हमारा बॉटम लाइन्स में। मार्जिन अगर हम देखें तो 26 में प्रेशर में थे, वाई? बिकॉज अगले साल के साथ हम कंपेयर करें तो ज़्यादा था और 26 में 49% जितना आया है। मार्जिन क्यों कंप्रेस रहे और आगे जाके आप कैसे ट्रेजेक्टरी देख रहे हो? अगर आप मैडम आप देखो, लास्ट 10 साल से हम EBITDA पॉजिटिव है, लास्ट 6 साल से हम पैट पॉजिटिव है। अगर लास्ट टाइम का ईयर का पैट देखोगे 37 करोड़ से हम 62 करोड़ हो गए। तो लास्ट ईयर थोड़ा EBITDA जो सबड्यूड हुआ बिकॉज हम एक बड़ी कंपनी हमने खरीदा है, जो चिप इंडिया ऑपरेशंस, उनके जो खर्चे ज़्यादा थे, तो वो अभी आगे जाके हम उसको सब हम सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, सिनर्जी ला रहे हैं। वो आगे जाके अगेन हमारा EBITDA जो है 50% पे आ गया है और उनमें हम लगातार हम अच्छा EBITDA देते रहेंगे। अगर आप देखो 10 साल का हमारा जो EBITDA का मार्जिन है 45 से लेकर 55 के रेंज में था, अभी 50% पे है। तो हम लोग यही रेंज पे हम आगे देते रहेंगे। तो मैम इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि जो हमने चेप को इंडिया में ख़रीदा, उनके मार्जिन समवेयर राउंड अबाउट 33-34% थे। इसलिए आपको ये 56 से 50 दिख रहा है, क्योंकि उनके मार्जिन्स बहुत ही
ज़्यादा मार्जिन्स नहीं थे, मल्टीनेशनल है उस हिसाब से वो अपनी कंपनी चलाती थी। और दूसरा ये मैं बहुत क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा OFS है। देखिए 2558 करोड़ के करीब KKR ने पैसा लगाया, हार्डली 2000 का हमारा OFS है, तो वो पूरा पैसा भी नहीं लेके जा रहे। और ये बहुत बड़ी फंड है, यानी कि उसकी अवधि जो है 12 से 14 साल की है। तो हमने क्या किया, उनको भी प्रमोटर करके जोड़ लिया है। अब जैसे मैं बंद गया हूँ तो वो भी बंद गए हैं, 3 साल तक वो भी बेच नहीं सकते हैं। और ये लंबा फंड होने के कारण अगर आप हार्दिक जी की बात भी सुनेंगे KKR के जो प्रबंधक हैं, वो भी ये कहते हैं कि 5 से 7 साल हम आराम से बैठेंगे। देखिए ये स्टोरी तो अभी शुरू हो रही है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जब हम मेहनत करके आगे बढ़े तो हमेशा कोई ब्लॉक सेल के लिए नहीं जा जाए, इसलिए हमने उनको प्रमोटर करके लिया है। दे आर ए वंडरफुल पार्टनर। और एक मैडम एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, सुनील जो बोला है, ये फाउंडर जो है वो अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेम जो वैल्यूएशन पे जो हम मार्केट में पब्लिक को आया है उनका स्टेक अब बढ़ा रहे हैं उन्होंने। तो मैं एक पैसा भी नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं सेम वैल्यूएशन पे जो 159 का बैंड है उसमें मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, सो लास्ट आप व्यूअर्स जो प्रपोज्ड इन्वेस्टर हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्यों उनको आपके IPO में निवेश करना देखिए चाहिए? ये वन ऑफ अ काइंड बिजनेस है। देखिए हमारा पर्पस है भारत को विकसित देश बनाना, कि इंडिया में हम लोग वन वे। एक मिनट, आपने बोली 5 कॉम्पिटिटर्स है सेम वर्ल्ड में, वर्ल्ड में, वर्ल्ड इंडिया में आप अकेले हो? हैं। ओके, सो नो वो कंपटीशन तो वो कंपटीशन तो है नहीं, ये मार्केट बहुत बड़ा है। देखिए वर्ल्ड में ये होता है कि एक ह्यूमन बीइंग, एक आदमी इज इक्वल टू 1 पैलेट, अदरवाइज 1 टन लोड इज इक्वल टू 1 पैलेट। तो दोनों ही मापदंड में हम लोग कहीं नहीं है। तो मैं दर्शकों को ये बताने जा रहा हूँ कि हमारा प्ले अभी बस स्टार्ट हो रहा है। हम सिर्फ 15-17% पैलेट पूलिंग में हैं इस देश में। कोई भी विकासशील देश को अगर विकसित बनना है तो वहाँ पे पैलेट पूलिंग कम से कम 70% से ऊपर होना चाहिए। तो अभी बहुत सारा प्ले है, हम 38 सेक्टर में हैं। माइक्रो इकोनॉमिक डाउनटर्न हमको अफेक्ट नहीं करता। मैक्रो इकोनॉमिक जैसे कोविड हो गया था उसमें हम बहुत बढ़िया, क्योंकि हम लोग एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं। तो ये एक पूरा इंसुलेटेड बिजनेस है। ऐसा तो होगा नहीं कि सारे 38 सेक्टर्स डाउन हो जाएंगे। तो हम बहुत इंसुलेटेड बिजनेस हैं और इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और जिस हिसाब से पूलिंग देश में बढ़ता है उस हिसाब से देश में सप्लाई चेन की कॉस्ट कम होती है। सही है। तो यस, तो ऑफ कोर्स ऑल द वेरी बेस्ट और बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए। और मे बी आफ्टर लिस्टिंग तो हम मिलते रहेंगे, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स के लिए आपको आना पड़ेगा। लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट। તો લીપ ઇન્ડિયા નો IPO આજથી શરૂ થઈ રહ્યો છે। 11મી ઓગસ્ટ સુધી તમે ભરી શકો છો। પ્રાઇસ બેન્ડ છે 151 થી 159 રૂપિયા। 2000 કરોડનો OFS છે, 480 કરોડનો ફ્રેશ ઇશ્યુ પણ છે।